फूड पॉइजनिंग, जिसे हम कभी कभी फूड बॉर्न इलनेस भी कहते हैं, एक बहुत ही आम लेकिन अनप्लेजेंट प्रॉब्लम है। ये तब होती है जब हम ऐसे खाने को खाते हैं जिसमें हानिकारक जर्म्स मिले होते हैं। इसे आप अपने पेट में एक अनवांटेड इन्वेजन समझ सकते हैं। ये जर्म्स बैक्टीरिया, वायरस या दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिन्हें हम देख, टेस्ट या स्मेल नहीं कर सकते। जब ये हमारे खाने में और फिर हमारे शरीर में आ जाते हैं तो ये हमें बहुत बीमार कर सकते हैं। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि फूड पॉइजनिंग क्या है, खासकर यंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये किसी को भी कभी भी हो सकती है। इसके बारे में जानने से हमें यह चुनने में मदद मिलती है कि हम क्या खाते हैं और हर दिन अपने खाने को कैसे हैंडल करते हैं। इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि एक सिंपल मील भी कभी कभी बहुत डिस्कम्फर्ट और बीमारी का कारण बन सकता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में हैं और सब लोग स्वादिष्ट केक और स्नैक्स का मजा ले रहे हैं। कुछ घंटों बाद कई लोग बीमार महसूस करने लगते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि अगर खाना ठीक से तैयार या स्टोर नहीं किया गया हो तो फूड पॉइजनिंग कितनी तेजी से फैल सकती है। ये सिर्फ घर के बने खाने की बात नहीं है, ये रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट वेंडर्स या यहाँ तक कि स्कूल कैंटीन के खाने से भी हो सकता है। इसलिए रिस्क को पहचानना और प्रिकॉशंस लेना एक फंडामेंटल लाइफ स्किल है जो हमारे हेल्थ और वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करता है। इन जर्म्स की जर्नी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फार्म से लेकर आपकी प्लेट तक खाने की जर्नी के किसी भी पॉइंट पर खाने को कॉन्टैमिनेट कर सकते हैं। ये कच्चे इंग्रेडिएंट्स में मौजूद हो सकते हैं या फिर अनवॉश्ड हैंड्स, गंदे यूटेंसिल्स या कंटैमिनेटेड सरफेसेस जैसे कटिंग बोर्ड्स के जरिए खाने में ट्रांसफर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कच्ची चिकन काटने के लिए एक ही चाकू का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे बिना धोए सलाद काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप मीट से हानिकारक बैक्टीरिया को ताज़ी सब्जियों में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सिंपल मिस्टेक, जिसे क्रॉस कंटैमिनेशन कहते हैं, फूड पॉइजनिंग का एक बहुत ही आम कारण है। तो हमारे शरीर के अंदर असल में क्या होता है? जब हम इन हानिकारक जर्म्स वाले खाने को खाते हैं तो वे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करते हैं। यहाँ वे तेज़ी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और टॉक्सिन्स रिलीज कर सकते हैं जो छोटे जहर की तरह होते हैं। ये टॉक्सिक एक्टिविटी ही हमारे पेट और आंतों की लाइनिंग को इरिटेट करती है, जिससे फूड पॉइजनिंग के परिचित और अनकंफर्टेबल सिम्पटम्स होते हैं। हमारा शरीर इन हमलावरों से लड़ने और टॉक्सिन्स से छुटकारा पाने की कोशिश में उल्टी और डायरिया जैसे रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। यह आपके शरीर का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो हानिकारक सब्सटेंसेस को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, जो हालांकि अनप्लेजेंट है, लेकिन यह एक संकेत है कि आपका इम्यून सिस्टम कड़ी मेहनत कर रहा है। फूड पॉइजनिंग के प्राइमरी कारण छोटे जीवित ऑर्गेनिज्म हैं जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। सबसे आम अपराधी बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला, ई कोलाई और लिस्टेरिया हैं। साथ ही नोरोवायरस जैसे वायरस भी हैं। ये जर्म्स कुछ खास एनवायरनमेंट्स में पनपते हैं, खासकर उन फूड्स में जो ठीक से नहीं पके होते या बहुत देर तक रूम टेम्परेचर पर पड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए, साल्मोनेला अक्सर कच्चे अंडे, पोल्ट्री और मीट में पाया जाता है। अगर आप आधा पका हुआ चिकन बर्गर या कंटामिनेटेड अंडों से बना ऑमलेट खाते हैं तो आप रिस्क पर हैं। इसी तरह ई कोलाई अधपके ग्राउंड मीट या अनपैस्चराइज्ड दूध में मौजूद हो सकता है। ये जर्म्स हमारे आसपास हैं, लेकिन जब वे बड़ी संख्या में हमारे खाने में आ जाते हैं तो वे खतरनाक बन जाते हैं। फूड पॉइजनिंग के सिम्पटम्स को पहचानना मदद पाने की दिशा में पहला कदम है। लक्षण कंटामिनेटेड खाना खाने के कुछ घंटों या कभी कभी कुछ दिनों के भीतर दिखाई दे सकते हैं। सबसे आम सिम्पटम्स में पेट खराब होना या जी मिचलाना, उल्टी, पानी जैसा या खूनी डायरिया और पेट में दर्दनाक ऐंठन शामिल हैं। आपको बुखार, ठंड लगना और कमजोरी या थकान का एक सामान्य एहसास भी हो सकता है, जैसे कि आपकी सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। इन सिम्पटम्स की गंभीरता व्यक्ति से व्यक्ति अलग अलग हो सकती है। कुछ को हल्का केस हो सकता है जो अपने आप ठीक हो जाए, जबकि कुछ को बहुत ज़्यादा बीमार महसूस हो सकता है और उन्हें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत हो सकती है। आइए एक स्कूल से जुड़ा सिनेरियो देखें।
कल्पना कीजिए कि आप लंच टाइम के दौरान अपने स्कूल के बाहर एक स्ट्रीट वेंडर से समोसा खरीदते हैं। समोसा घंटों से एक खुले कंटेनर में पड़ा है, मक्खियों और गर्म हवा के संपर्क में है। उसी शाम आपको पेट में तेज दर्द महसूस होने लगता है, जिसके बाद बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। ये फूड पॉइजनिंग का एक संभावित मामला है। गर्म तापमान ने आलू की फीलिंग में बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ने दिया, जिससे एक स्वादिष्ट स्नैक बीमारी का कारण बन गया। यह दिखाता है कि यह जानना कितना जरूरी है कि आपका खाना कहां से आता है और इसे खाने से पहले कैसे हैंडल किया गया है। सिम्पटम्स की शुरुआत और अवधि उस जर्म के प्रकार पर निर्भर करती है जिसने बीमारी पैदा की है। उदाहरण के लिए, स्टैफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, जो हाथों से खाने में ट्रांसफर हो सकती है, बहुत तेजी से शुरू हो सकती है, अक्सर 1 से 6 घंटे के भीतर। दूसरी ओर, लिस्टेरिया से होने वाली बीमारी, जो डेली मीट्स या सॉफ्ट चीजेस में पाई जा सकती है, को लक्षण दिखाने में कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं। अगर आप अस्वस्थ महसूस करने लगते हैं, तो पिछले कुछ दिनों में आपने क्या खाया, यह याद रखना जरूरी है, क्योंकि यह जानकारी समस्या का निदान करने और तेजी से ठीक होने के लिए सही सलाह प्रदान करने वाले डॉक्टर के लिए बहुत मददगार हो सकती है। कुछ फूड्स में हानिकारक जर्म्स होने की संभावना ज्यादा होती है और इसलिए उन्हें हाई रिस्क माना जाता है। ये आमतौर पर ऐसे फूड्स होते हैं जो नम और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो बैक्टीरिया के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड प्रदान करते हैं। इस लिस्ट में कच्चे या अधपके मीट, पोल्ट्री और सी फूड शामिल हैं। उदाहरण के लिए, कच्ची मछली वाली सुशी या दुर्लभ पका हुआ स्टेक को बहुत सावधानी से हैंडल करना चाहिए। कच्चे अंडे भी एक बड़ा अपराधी हैं, जिनमें अक्सर साल्मोनेला छिपा होता है। यही कारण है कि आपको कच्चा कुकी आटा या कच्चे अंडों से बनी घर की बनी मेयोनीज खाने से बचना चाहिए। अनपैस्चराइज्ड दूध, जिसे कभी कभी कच्चा दूध भी कहा जाता है, और उससे बनी सॉफ्ट चीजेज में भी लिस्टेरिया और ई. कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं। यहाँ तक कि फल और सब्जियां भी खतरनाक हो सकती हैं अगर उन्हें ठीक से धोया न जाए, क्योंकि वे मिट्टी या पानी से जर्म्स से कॉन्टैमिनेट हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि फूड पॉइजनिंग के ज्यादातर मामलों को किचन में सिंपल, सावधानीपूर्ण आदतों से रोका जा सकता है। फूड सेफ्टी की नींव 4 बेसिक प्रिंसिपल्स पर टिकी है: क्लीन, सेपरेट, कुक और चिल। क्लीन का मतलब है खाने को हैंडल करने से पहले और बाद में कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अपने हाथ धोना, खासकर कच्चे मीट को। इसका मतलब यह भी है कि अपनी किचन की सर्फेसेस, यूटेंसिल्स और कटिंग बोर्ड्स को साफ रखना। उदाहरण के लिए, गर्म साबुन वाले पानी का इस्तेमाल करके हर उस चीज को धोएं जो आपके खाने के संपर्क में आती है। ये सिंपल स्टेप बड़ी संख्या में हानिकारक जर्म्स को धो सकता है, जो अन्यथा आपको बीमार कर सकते हैं। सेपरेट का मतलब क्रॉस कंटैमिनेशन से बचना है। इसका मतलब है कच्चे मीट, पोल्ट्री, सी फूड और अंडों को खाने के लिए तैयार फूड्स जैसे सलाद और फलों से अलग रखना। कच्चे मीट और सब्जियों के लिए अलग अलग कटिंग बोर्ड्स का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास सिर्फ एक है, तो कच्चे मीट को काटने के बाद और सब्जियां काटने से पहले उसे गर्म साबुन वाले पानी से अच्छी तरह धोना सुनिश्चित करें। जब आप शॉपिंग कर रहे हों, तो कच्चे मीट के पैकेजेस को अलग प्लास्टिक बैग्स में रखें, ताकि उनका जूस आपकी कार्ट में मौजूद दूसरी चीज़ों पर न टपके। रेफ्रिजरेटर में कच्चे मीट को नीचे की शेल्फ पर एक सील बंद कंटेनर में स्टोर करें, ताकि वह दूसरे फूड्स पर न टपके। अंत में, कुक और चिल जर्म्स को मारने और उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए जरूरी है। खाने को सही इंटरनल टेम्परेचर पर पकाना हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। एक फूड थर्मामीटर ये सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतरीन टूल है कि आपके मीट, पोल्ट्री और अंडे के व्यंजन सुरक्षित रूप से पके हैं। उदाहरण के लिए, चिकन को 165 डिग्री फ़ारेनहाइट या 74 डिग्री सेल्सियस के इंटरनल टेम्परेचर पर पकाया जाना चाहिए। चिल का मतलब है खराब होने वाले फूड्स को तुरंत रेफ्रिजरेट करना। दूध, मीट या अंडे जैसी किराने की चीज़ों को कभी भी रूम टेम्परेचर पर 2 घंटे से ज़्यादा न छोड़ें। बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए खतरे का जॉन 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और 140 डिग्री फ़ारेनहाइट
या 4 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच है। अपने रेफ्रिजरेटर को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4 डिग्री सेल्सियस पर या उससे कम पर रखने से ज्यादातर बैक्टीरिया की ग्रोथ धीमी हो जाती है। अगर आपको शक है कि आपको फूड पॉइजनिंग है, तो सबसे जरूरी बात यह है कि अपने शरीर को ठीक होने में मदद करें। ट्रीटमेंट का प्राइमरी गोल हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि उल्टी और डायरिया से आपके शरीर से बहुत सारा फ्लूइड और जरूरी मिनरल्स, जिसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, निकल सकते हैं। आपको ढेर सारा साफ फ्लूइड पीना चाहिए, जैसे पानी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस या साफ ब्रॉथ्स। एक बार में ज्यादा मात्रा में पीने के बजाय छोटे छोटे बार बार घूंट लेने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपके पेट के लिए आसान हो सकता है। यह सबसे अच्छा है कि आप मीठे ड्रिंक्स, कैफीन और अल्कोहल से बचें, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन को और बदतर बना सकते हैं। आराम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जब आप दोबारा खाने के लिए तैयार महसूस करें, तो उन फूड्स से शुरुआत करना समझदारी है जो आपके पेट पर हल्के हों। ब्रैट डाइट, जिसका मतलब केले, चावल, एप्पल सॉस और टोस्ट है, एक अच्छी शुरुआत है। ये फूड्स फाइबर में कम होते हैं और पचाने में आसान होते हैं, जिससे आपके स्टूल को बांधने और डायरिया को कम करने में मदद मिल सकती है। अन्य सादे फूड्स जैसे सादे क्रैकर्स, उबले हुए आलू या साफ सूप को भी धीरे धीरे शामिल किया जा सकता है। आपको कुछ दिनों के लिए फैटी, मसालेदार या डेयरी रिच फूड्स से बचना चाहिए, क्योंकि उन्हें पचाना मुश्किल हो सकता है और वे आपके पेट को और ज्यादा इरिटेट कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग के ज्यादातर मामले हल्के होते हैं और घर पर उचित देखभाल के साथ 1 या 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपके सिम्पटम्स गंभीर हैं, जैसे कि तेज बुखार, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, खूनी डायरिया का अनुभव करना या गंभीर डिहाइड्रेशन के लक्षण जैसे बहुत सूखा मुंह, बहुत कम या बिल्कुल पेशाब न आना और चक्कर आना, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अगर सिम्पटम्स कुछ दिनों के बाद भी ठीक नहीं होते हैं, तो आपको मेडिकल अटेंशन भी लेनी चाहिए। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले